जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन मीडिया से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं के गौतम साहब, पूर्व वित्त मंत्री बैसपा सरकार और विधानसभा परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करेंगे उनसे। दिल्ली आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपने इतना कीमती टाइम निकाल के आप स्टूडियो तक आए। बाबा साहब के अपमान पर सबसे ज्यादा आक्रामक कौन है पूरे देश में? आपको पता है कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता इस टाइम सबसे ज्यादा आक्रामक हैं, जो उसके पुतले फूक रहे हैं, जला रहे हैं, उसकी तस्वीर जला रहे हैं, जूते मार रहे हैं, संविधान प्रति जलाई गई तो दिल्ली में। फिर उस पर जब आपकी हमारी जब पार्टी, जिसको हम अपना कह रहे हैं बहन जी को, मायावती जी को, अगर वो उन मुद्दों को नहीं उठाएगी तो लोग कहाँ से जुड़ेंगे? सवाल तो यही है ना साहब। हाँ, तो अभी एक क्वेश्चन तो फिर आपको बहन जी से करना पड़ेगा। आप भी तो रहे सर। नहीं, हम तो कह रहा हूँ भाई। मैं तो कहा ना कि हाई स्कूल अगर मेरा बच्चा पास होता फर्स्ट क्लास, इंटर फर्स्ट क्लास पास होता, और बीए में अगर नंबर कम आने लगे और एमए तक अगर फेल हो जाए तो आदमी क्या सोचेगा? मेरी गलती है सर। आप ही के टाइम का एक सवाल और ले रहा हूँ मैं। बहन जी ने जो स्मारक बनाए, मैं उनका बहुत बहुत आभार है। वो एहसान हम जिंदगी में उतार नहीं सकते, इतना बड़ा काम है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जहाँ पर महापुरुषों की मूर्ति सिर्फ लगनी चाहिए थी, उन मूर्तियों पर शायद इतना पैसा नहीं लगा जितने वहाँ हाथी के स्ट्रक्चर पर पैसा लगा। ये कड़वा सच है। अगर आपको चुनाव चिन्ह रखना भी है तो आप जितने भी आपने पार्क बनाए, उनके आगे 2 हाथी बना देते। आप 100 हाथी आपने लाइन में लगा दिए और उस पर पैसा मूर्ति से ज़्यादा लगा होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, 100% मैं श्योर हूँ। तो यही चीज़ें कोई उनको, या तो जो भी उनको इर्द गिर्द होता है ना, जैसे इर्द गिर्द में जैसे लोग काम करते हैं, वही जो सलाह देते हैं उस पर नेता चलता है, ब्यूरोक्रेट कह लीजिए या जो भी लोग हैं। और कांग्रेस की हालत भी इसलिए ख़राब हुई है। अब उनको थोड़ा ठीक समझ आ रहा है, इसलिए वो अब थोड़ा सा ठीक रास्ता पकड़ें तो बढ़ भी रहे हैं उससे। उनकी क्वांटिटी ऑफ मेंबर पार्लियामेंट, हर जगह एमएलए बढ़ रहे हैं ना सर। तो सवाल ये कि अगर उतना उन हाथियों पे पैसा ना लगा करके और हमारे समाज के लिए उस पैसे को किसी पॉलिसी में यूज किया जाता, तो आप हाथी पे पैसा लगाना ज़्यादा ठीक मानेंगे पार्क में, या अपने समाज की आर्थिक स्थिति को करने में ठीक पैसा लगा? आपका जो है तथ्यपूर्ण है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा। जो हजारों करोड़ हर साल जो माघ मेला में खर्चा किया जा रहा है, ये तो पानी में निकल बह गया। लेकिन जो हाथी लग गई तो सदियों रहेगा, कम से कम 50 साल 100 साल रहेगा ही जी। तो आप इसको भी बोलिए ना, तो हजारों करोड़ नहीं उसको साल बहा दिया जा रहा है। वो तो पहले से ही शासक है ना, उसको जरूरत ही नहीं है। नहीं, तो जब हमारा समाज तो आर्थिक कमजोर था। हाथी बनाए गए तो शासक थे, बहन जी शासक थे, बनाई भाई। एक शासक है हजारों करोड़ रुपए के पानी बहा रहा है, एक शासक है हाथी अगर लगा दिया कम पैसे में और इसको कम से कम 50 साल 100 साल देख सकते हैं, और एक शासक है जो हजारों करोड़ रुपया बहा रहा है कुंभ मेले में। इसकी भी तुलना तो कर लीजिए। तो हमने सर तुलना किया ना। हम तो उनको, हम जितना हम उनको उधेड़ रहे हैं, शायद ही कोई चैनल वाला। अभी एक हमारे साहब यहाँ बैठे थे, कह रहे हैं यार आप डर रहे हो। मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं सही सच सवालों को खड़ा करता हूँ। मैं उस पर हमारे पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए। पब्लिक क्या चाहती है आज? पब्लिक क्या चाह रही है बहन जी से कि बहन जी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो। जैसे हम उनका जितना भी प्रेस रिलीज आप देख लीजिए, जैसे हम दिल्ली प्रवेश करते हैं नोएडा मिलता है, तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो यूपी में बना है, क्या उत्तर प्रदेश में कोई सा विश्वविद्यालय बना आज तक? इनके नाम से कहीं बना? आज तक नहीं बनाना। तो शासक था, तो शासक के मन के अंदर कुछ धारणा रही होगी, तो वे गौतम बुद्ध के नाम से सम्मान दिया गया। बहुत अच्छा सवाल दे रहे हैं, मुझे बहुत गहराई में ले जाऊंगा आपको। इतना बड़ा जितनी यूनिवर्सिटी वो बनी है ना, उसी सरकार के मंत्री ने इतना पैसा बेइंतहा कमाया। ठाकुर जयवीर सिंह ने उसके बराबर की लगभग बराबर की यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है। हाँ, तो ये तो प्राइवेट कुछ कर सकते। आप बताइए कौन सा शेड्यूल कास्ट का मंत्री है जो इतना पैसा, इतना धन अर्जित करके ये क्या हो? प्राइवेट। और वो अलीगढ़ वाली घटना, भाई मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, जो रेप कांड वाली अलीगढ़ वाली घटना जो थी, उसमें भी उसका परिवार इन्वॉल्व था। तो मेरा मतलब यह है कि हम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि बहन जी या उनको जो सलाहकार हैं, उन तक ये बात पहुंचना चाहिए कि जो कमियां उनको दूर किया जाए और आगे
उसको अरे भाई, मजबूत किया जाए, बढ़ाया जाए। अगर आपने शुरुआत में एक चीज़ बता दूं, जी। 11 जनवरी 2012 को 10:30 बजे रात फर्रुखाबाद से मैंने बहन जी से कहा था बहन जी सरकार नहीं बनेगी। मैं देश का पहला आदमी हूँ। 11 जनवरी 2012 को फर्रुखाबाद में मीटिंग लेने गया था। मैं बहन जी को यहाँ 10:30 बजे रात फ़ोन किया था कि बहन जी सरकार नहीं बनेगी। बहन जी ने बात किया। इसके बाद फिर दोबारा बहन जी ने फिर दोबारा फ़ोन किया। फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने फ़ोन किया। फिर तिवारा बहन जी ने फिर फ़ोन किया इसी 11 जनवरी 2012 को। और ये बहन जी ने कहा कि कमलाका मैं तुझको बुलाती हूँ और सब लोग को तो पेश करती हूँ, सरकार क्यों नहीं बनेगी। 12 जनवरी की बहन जी हमको फिर दिल्ली अपने निवास बुलाती हैं 5 कालीदास मार्ग पर। और इसी दिन मैंने पूरी बात बताई थी बहन जी। 7 बार बहन जी बुलाई, 7 बार बुलाई। हमने कहा बहन जी सरकार नहीं बनेगी। और क्यों नहीं बनेगी सर, वो बताइए, क्या बात बताई थी वो बताइए। पूरी बात बताई थी बहन जी सरकार क्यों नहीं बनेगी। तो सरकार क्यों नहीं बनेगी मैंने बताया। तो बहन जी ने कहा मैं 12 तारीख बुलाती है। 12 तारीख बहन जी बुलाया, SCM मुझे बुलाई और बात करने। फिर मैंने कहा भाई सरकार नहीं बनेगी। और रत्ना जी आप सुनकर आश्चर्य होगा, इसके बाद 2.5 महीने बाद फिर दिल्ली बहन जी थी। दिल्ली हमको बहन जी फिर बुलाई। मैं हाथ जोड़ कहा बहन जी सरकार नहीं बनी। मैं तो कह रहा था। बहन जी ने कहा मैं किसकी बात मानूं। हम कहा बहन जी मेरी बात मानिए। कहें क्यों मानूं। हम कहा बहन जी कार्यकर्ता हूँ, देश का आदमी, पहला आदमी हूँ। अगर मेरा साथ देते तो 5-7 आदमी साथ देते, कार्यकर्ता बड़े नेता साथ देते। जो कमियां में तो बहन जी हो सकता विचार कर लेती। क्यों नहीं बनेगी ये भी तो आपने बताया होगा ना। अब आप उसको नहीं खोल रहे हैं, ये अलग बात है। मैं उसमें जाना भी नहीं चाह रहा। मैं पब्लिक सब लोग जानते हैं। अगर उस पर काम हुआ होता, उस पर अगर काम हुआ होता, जो कमियां थी, तो शायद ये दिन नहीं आज देखना पड़ता ना। फिर 12 जनवरी को बहन जी इसी दिन फिर मुझे चेन्नई भेजा गया जी। लेकिन जब मैं चेन्नई से आया तो सरकार गिर गई। फिर दिल्ली बहन जी बुलाया मुझे लगभग 6:30 बजे शाम दिल्ली बुलाया। हमने हाथ जोड़ कहा बहन जी सरकार नहीं बनी। मैं तो कहा था किसकी बात मानूं। कहा बहन जी मेरी बात मानी। क्यों मानूं। कहा बहन जी मैं कार्यकर्ता हूँ। अगर मेरे कार्यकर्ता लोग 4-5 कार्यकर्ता लोग सपोर्ट कर देते तो बहन जी सरकार आज बनी और बहन जी प्रधानमंत्री बनती। मतलब इसका मतलब आपने वो कमियां गिनाई, उनको अनसुना कर दिया। हाँ बिल्कुल बताया। और इसके बाद बहन जी ने कहा भाई तो जा मेरा जन्मदिन मनाओ। हम कहा बहन जी जन्मदिन मनाओ। 15 तारीख को मैं फिर जन्मदिन बनाया। और दिल्ली में प्रमोद कुरिल जो सभा थी उनको कहा कि कमलाकांत गौतम जाएगा और 12 तारीख उसको व्यवस्था करो, दिल्ली ले जाएगा। तो तमाम बातें हैं, बहुत से बातें हैं भाई, क्या किया जाए। खैर बहरहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राजनीतिक मुद्दों पे भी बात रखी और मैं तो मनुवाद पे भी बात रखी। मैं तो मनुवाद कहता हूँ, मनुस्मृति पे भी रखी, अमित शाह पर भी बात रखी और बड़ा बेबाकी से रखी। सर कोई ऐसी घटना बताइए काशीराम साहब की जो हमारे कार्यकर्ताओं को मार्मिक एक अपील करती हो कि वो दोबारा से एक ईमानदारी के साथ समाज के लिए काम करें, पार्टी के लिए करें नहीं करें। राष्ट्रपति भवन के सामने आरक्षण लेकर, मंडक लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन कई दिनों किया था। तो मैं 11 दिन यहाँ दिल्ली में रुका था। और एक कबाड़ी मार्केट है दिल्ली में, कबाड़ी मार्केट है जी। तो कबाड़ी मार्केट में रहता था 11-12 दिन। और एक प्रतापगढ़ के महावीर प्रसाद थे, तो ये कबाड़ बेचते ही थे जी। हम लोग थे। तो मानो काशी शाम को सुबह शाम 10 बजे तक मीटिंग होती थी, धरना होता, शाम को होती थी। तो खाना कबाड़ी बाजार वो लाल किले के पीछे लगता, कबाड़ी मकान में रुकते थे। हम लोग सुबह आ जाते थे, राष्ट्रपति भवन सामने जो मैदान है, धरना सुबह शाम दोनों सब धरना होता था। और पंजाब हरियाणा लोग खाना खिलाते थे। तो शाम के समय था और दाल रोटी, बड़ी बड़ी रोटी पंजाब वाले दे रहे थे। हम लोग हजारों लोग बैठे रहते थे। तो एक बार मानो काशीराम साहब आके बीच बैठ गए। तो लोग कोई पहचाने, कोई अंधेला हो रहा तो कुछ पहचाने कहें मानो साहब। तो लोग पूरे देश हुआ कि हमारा नेता आज हमारे बीच में खाना खा रहा है। तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। तो मैं तो इलेक्शन में सर मैं खुद सामने प्लेट रख के खिलाया हूं। और एक मैं बताओ, मानो काशीराम साहब जो इटावा में, और बिल्कुल जो पूड़ी सबके लिए बन रही थी ना, आलू पूड़ी टमाटर की सब्जी, बस वो जो सबके लिए वही खाते थे। इटावा में अभी आज का नेता BSP वाले भी बोलेंगे ना तो वो पहले होटल ढूंढेगा मेरा खाना खाओ। इटावा मानो काशीराम साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। हम भी गए थे। इसमें नगर उपाध्यक्ष नगर उपाध्यक्ष हुआ करता संभव, हम थे, भैया कश्यप थे और 3-4 और साथी थे हमारे। तो मैं मानो काशीराम साहब 4 पे बैठे हुए थे, लुंगी लगाकर बैठे थे होटल में। एक छोटा होटल था, 10x10 का होटल था इटावा में। तो चारों लोग बैठ के, मानो काशीराम साहब पलंग, मैं खड़ा था। तो कहे लड़के बैठ तू। हम कहा नहीं साहब ठीक है। कहीं बैठ जा। हमने कहा साहब ठीक है। बाद में 4-5 मिनट बात किया। बात करने के बाद भैया कश्यप हमारे नगर अध्यक्ष हुआ करते थे। उसमें अयोध्यानाथ पटेल इसमें प्रत्याशी थे फतेहपुर के। चारों लोग बैठ गए
और फिर नहीं बैठा तो मानोर काशीराम कहा भाई तेरा नाम क्या है, तेरे पिता का नाम है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तमाम बातें पूछने लगी। तो बाद में जब बाहर न आए तो हमारे यदुनाथ प्रताप सिंह यदुनाथ प्रताप पटेल ऐसा लिखते थे, वो सीनियर वकील थे। तो कहा कमलाकांत गौतम यार तुमसे नाम पूछा, पिता का नाम पूछा, व्यवसाय पूछा, शिक्षा पूछा, हम लोग क्यों नहीं पूछा। हम कहा इसलिए आपने पूछा कि मानो काशीराम साहब समझ गए कि मेरा कार्यकर्ता खड़ा है और नेता बैठ गया है फ़ोटो खिंचाने के लिए, ये कार्यकर्ता खड़ा है। और एक आश्चर्य की बात है, यही फर्क था सर मायावती जी और काशीराम जी में। मानोर काशीराम एक बार हुआ कि राजापुर में मानोर काशीराम साहब मीटिंग थी 4 बजे सायंकाल को। मैं नगर उपाध्यक्ष हुआ करता था, संजोत मानोर काशीराम, इसमें पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो मैं नगर उपाध्यक्ष था, राजापुर के चौराहे पर था। मानोर काशीराम साहब का आना था, 4 बजे नहीं आए, 5 बजे नहीं आए, 6 बजे नहीं आए, 7 बजे नहीं आए, 8 बजे आए, करीब 7, 8, 10 घंटा नहीं आए, लेकिन मैं रुका हुआ था। कार्यकर्ता काफ़ी निकल गए, मैं रुका हुआ था। तो मैं जब मानो काशीराम साहब जीप आई तो कहा क्यों भाई, मैं खड़ा हुआ उनका पैर, तो क्यों भाई तू रुका, हम कहाँ साहब में रुका हूँ। तमाम ऐसी चीज़ें। एक बार में इलाहाबाद में सोचे बहन मोती जी थे, मानो काशीराम उतरे और मैं मुझको बहुजन सुरक्षा दल का जिला प्रभारी मानो काशीराम साहब बनाया था, भगवत पाल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मानो काशीराम से बहन जी से कहा देख भाई मेरा कमांडर 5 फुट का, लाठी ले 6 फुट का। तो मानो काशीराम साहब एक बार इलाहाबाद में मीटिंग चुनाव हो रहा था, रंजीत सरोज जो पार्लियामेंट के मेंबर के चुनाव चाइल्ड मेंबर हुआ था, तो मैं इस समय पदाधिकारी था। तो मानो काशीराम साहब की मीटिंग भाई, इसमें कांग्रेस का हमारा संबंध था, ईश्वर सेंटर कॉलेज में मेरा संबंध था, जॉइंट मीटिंग हो रही थी। मानो काशीराम साहब ने जब समझौता किए थे, समझौता, तो मानो काशीराम ईश्वर सेंटर से चले अटाला के लिए, पति के क्षेत्र में अटाला था। तो कौसम्बी पार्लियामेंट का एक विधानसभा पश्चिम विधानसभा में आता है। तो मानो काशीराम जावेद इकबाल गाड़ी चला रहे थे, हमारा इसमें सलाहकार, जहाँ पर जिला का सलाहकार थे। तो मानो काशीराम साहब का तो बैठ मेरे गाड़ी, हम कहा नहीं साहब ने, सेकेंड पर बैठ गाड़ी। हमने मानो काशीराम साहब मुझे बुलाया, बैठाया अपने गाड़ी में, और बैठाने के बाद आए यहाँ प्रयाग स्टेशन आए। तो प्रयाग स्टेशन थोड़ा सा दूरी है। तो मानो काशीराम साहब के जो मीटिंग में आ रहे थे, हज़ारों लोग मानो काशीराम साहब पैर छूना पसंद करे। तो मैं मानो काशीराम साहब पीछे से पकड़ लिया, कोई गेट न खोले। मानो काशीराम साहब से समझा कि लड़का गेट खोल रहा है। मानो काशीराम मुझे बहुत तेज डांटा, तो भीड़ जाता थी कि हज़ारों सर उड़ जाता। तो मैं चुप हो गया। मानो काशीराम साहब ने सोचा कि कमलाकांत गेट खोल रहा था, मैं किसको पकड़ा तो कोई गेट न खींचे ले। तो बाद में मानो काशीराम साहब जब अटाला गए तो बहुत नाराज़ हुए, एसपी कप्तान बहुत डांटा, यहाँ तक कि जी सरोज जी की बहुत खरी खुरी सुनाई। और बाद में साहब ने कहा कि लोगों ने कहा साहब कमलाकांत गलती। तो मानो काशीराम सिविल लाइन इलाहाबाद में रुके और कहा सब भागो यहाँ से, सारे काट दो, भागो यहाँ से। हम लोग दुपुक गए। तो कहा तू लड़के रोक यहीं पर, तू रोक। तो मैं रुक गया। तो ठंड का मौसम था, राम आश्रय हमारे जिला माम सेब थे, रजाई दिए, मैं बैठा था। मानो काशीराम साहब 2 बजे रात निकले, 2 ढाई बजे रात निकले। अब आए, निकल के आए, तेरी गलती नहीं थी, तेरी गलती नहीं थी, बार बार कहने लगे तेरी गलती नहीं थी। तो मैं आंसू निकलने लगा। हम कहा साहब कैसे जान गए कि तेरी गलती नहीं थी। और मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, नोटिस करते थे। हाँ, मतलब मेरी गलती नहीं थी। और फिर मतलब देखा, हमने खड़ा दब हुआ, हमने सोचा साहब कैसे जान के मेरी गलती नहीं। तो मानो काशीराम एक साधारण मानो, इसकी बात को सोचना पड़ेगा। लेकिन साहब मैं अपना बताऊं आपको, मैं तो 20 साल की वो लग्जरी लाइफ को छोड़ करके, वो भी समाज के पैसे की नहीं थी, अपनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा करके, अपनी एजुकेशन खड़ा करके, उसको लात मार करके समाज की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मुझे तो परवाह है नहीं उस लग्जरी लाइफ की। लग्जरी लाइफ जी लिए, अब उसी के लिए जिए कि भाई पहले देखें तो हम पहले अपने आप को मजबूत नहीं है। अब हमारे पास कई युवा आ जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं समाज का काम करूँगा। कैसे करोगे, क्या आर्थिक साधन है? सर अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अबे तो तुमको किसने बोला भाई तुम पढ़ाई छोड़ करके समाज का काम करने आए हो? हैं? साहब ने कब शुरू किया? पहले साहब ने पढ़ाई की, पूरी पढ़ाई की, एक गजटेड पोस्ट पे पहुंच गए, साइंटिस्ट बन गए, क्लास 1 अधिकारी बन गए। उसके बाद उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया। तो जो आज जब युवा हमारे पास आता है इस तरह, हम किसी को आज तक हमने मिसगाइड नहीं किया। नहीं तो हम चाहें तो अपने चैनल पे रख के उसको यूज कर लें। समाज का हम नहीं करना चाहते। समाज का अगुआ दिए गए वचन को अगर निभाता है, मानो काशीराम साहब वचन लिया था, निभाया। तो लिए गए नेता जो वचन निभाए समाज सामने, अगर वचन को अमल कर जाए तो मसीहा बन जाता है। चलिए सर, बहुत हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714